मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट कोड 1002 में यूनिट नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है इलास्टिसिटी पार्ट सेकंड, जिसमें हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक एवं पॉइजन अनुपात पॉइजन रेशियो की। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रत्यास्थता क्या होती है, व्हाट इज इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थ के कारण वस्तु के आकार में होने वाले परिवर्तन, विकृति के बारे में बात की थी और उसके बाद हमने बात की थी प्रतिबल की, स्ट्रेस, और फिर हमने प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट एंड हुक का नियम, हुक्स लॉ जो है वो भी देखा था। अब इसके बाद आगे के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं प्रत्यास्थता गुणांक एवं पॉइजन अनुपात की। प्रत्यास्थता गुणांक, जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में देखा था कि हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रतिबल विकृति के समानुपाती है तो प्रतिबल बराबर एक नियतांक इंटू विकृति होगा। यह जो नियतांक है, यह जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह दीजिए, इसको समानुपातिक स्थिरांक कह दीजिए, यह समानुपातिक स्थिरांक जो है वह पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इट इज टू बी टर्म्ड एज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। अब प्रत्यास्थता गुणांक जो है हमारा, उसे हम ये कह सकते हैं कि यह प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि विकृति विमाहीन है, डायमेंशन लेस है स्ट्रेन, इसीलिए जो विमी सूत्र जो SI मात्रक प्रतिबल का होगा वही SI मात्रक प्रत्यास्थता गुणांक का भी होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रत्यास्थता गुणांक जो है संख्यात्मक रूप से हम बात करें तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर होता है। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, विकृति विमाहीन है, अतः जो स्ट्रेस अर्थात प्रतिबल का विमी सूत्र है वही प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र होगा। अर्थात प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र होगा m1 l-1 t-2। इसी प्रकार से प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट भी वही होगी जो स्ट्रेस की प्रतिबल की है, अर्थात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर पावर -2। तो इस प्रकार से प्रत्यास्थता गुणांक के सामान्य तौर पर अपने बात कर ली है। अब प्रत्यास्थता गुणांक के अलग अलग टाइप यहाँ पर हैं। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, ये तीनों जो है ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हैं। ये तीनों अलग अलग विकृति की स्थिति में आते हैं। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक जब वस्तु में अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन डेवलप होता है तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक जो है हमें प्राप्त होता है। यदि वस्तु में आयतन विकृति उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक प्राप्त होता है, और यदि वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन न होकर के केवल आकृति में परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति में शियर मॉड्यूलस या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक काम में आता है। इसी प्रकार से एक रेशियो और है जिसे हम पॉइजन अनुपात कहते हैं। पॉइजन अनुपात यद्यपि प्रत्यास्थता गुणांक नहीं है लेकिन फिर भी ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दो प्रकार की विकृतियों का अनुपात है। पॉइजन अनुपात दो प्रकार की विकृतियों का अनुपात है। अब आगे हम डिटेल में इनके बारे में बात कर रहे हैं। हुक का नियम जैसा मैंने बताया था वही वापस से प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, और ये जो E है हमारा, ये प्रत्यास्थता गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। अलग अलग विकृति के केस में इसका मान अलग अलग होगा। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अब यहाँ पर यंग के प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित कर रहे हैं। प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू longitudinal strain is called Young's modulus of elasticity। अब यहाँ पर अपन बात करें यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र क्या रहेगा। जैसे मैंने कहा y बराबर क्या होगा, प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन ए। जब
प्रत्यास्थता सीमा के अंदर हम हो, ठीक है, और वस्तु साम्यावस्था में हो तो स्ट्रेस प्रतिबल जो है वह बाह्य बल अपॉन आरोपित क्षेत्रफल अर्थात एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, तो F बाई ए इसका मान होगा। अब लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन की बात कर लें तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन क्या होता है, वस्तु के पर बल के कारण बल की दिशा में ही लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। यदि किसी तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल हो और उसकी बल के कारण F बल के कारण उसकी लंबाई में होने वाला परिवर्तन स्मॉल एल हो, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं y बराबर F अपॉन ए ओवर स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है y बराबर F इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। F जो एक्सटर्नल फोर्स अपने लगाया है, कैपिटल एल जो ऑब्जेक्ट है, जो वायर है, उसकी ओरिजिनल लेंथ है, प्रारंभिक लंबाई है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिस पर ये फोर्स F वर्क कर रहा है, और स्मॉल एल इस फोर्स F के कारण तार की लंबाई में हुआ परिवर्तन। अब यदि मैं बल जो लगा रहा हूँ, बाह्य बल लगा रहा हूँ, वह भार के रूप में है। यदि किसी तार पर हम m द्रव्यमान का भार लगा दें तो उसके कारण जो बल बनेगा, फोर्स जो डेवलप होगा, दैट विल बी mg, ठीक है। तो यदि मैंने किसी तार को वर्टिकल खड़ा कर दिया है, ठीक है, ऊपर के सिरे को अपने क्लैंप कर दिया है और निचले सिरे पर अपने m भार रखा है, तो उसके कारण तार की लंबाई की दिशा में जो बल यहाँ पर रहेगा, आरोपित बल एक्सटर्नल फोर्स होगा mg। तो F की जगह आ जाएगा कैपिटल M इंटू जी, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, A क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, R तार की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द वायर, स्मॉल l इस भार के कारण तार की लंबाई में हुआ परिवर्तन, और कैपिटल L प्रारंभिक लंबाई। तो इस प्रकार से यंग्स मॉड्यूलस के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा y बराबर कैपिटल F इंटू कैपिटल L और कैपिटल A इंटू स्मॉल एल। F एक्सटर्नल फोर्स आरोपित बल, कैपिटल L वायर की ओरिजिनल लेंथ प्रारंभिक लंबाई तार की, कैपिटल A तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, स्मॉल l चेंज इन लेंथ तार की लंबाई में हुआ परिवर्तन F बल के कारण। इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं y बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल जी इंटू कैपिटल L अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल l। कैपिटल M तार के निचले सिरे पर लगाया गया भार, कैपिटल L तार की प्रारंभिक लंबाई, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, पाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट 22/7, स्मॉल r रेडियस ऑफ द वायर तार की त्रिज्या, और स्मॉल l तार की लंबाई में हुआ परिवर्तन। तो इस प्रकार से यंग का प्रत्यास्थता गुणांक का हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की, बल्क मॉड्यूलस की। प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल एवं आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज टर्म्ड एज बल्क मॉड्यूलस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K। तो फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल K इक्वल टू प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति या स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये देखिए आप, K बराबर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस अगेन F बाई ए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन F बल लगा वस्तु के आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हुआ, ठीक है, और प्रारंभिक आयतन उसका कैपिटल V है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहेगा माइनस डेल्टा V बाई V। यहाँ ये माइनस साइन जो है वो आप समझेंगे, यदि बल जो अपन ने लगाया है वह कंप्रेसिव फोर्स है, संपीड़न बल है, तो उसकी वजह से आयतन में कमी होगी। तो यहाँ पर F के साथ पॉजिटिव साइन है, डेल्टा V के साथ नेगेटिव साइन। अगर बल संपीड़न हो तो आयतन में कमी होगी, इसलिए नेगेटिव साइन अपन लगाया, ठीक है। हाँ, अगर एलोंगेशन फोर्स हो तो आयतन में वृद्धि होती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि या तो डेल्टा P दाब में हुआ परिवर्तन, दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी होगी, दाब कम करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगी। इस F बाई ए को अपन ने डेल्टा P लिखा है, चेंज इन प्रेशर। अगर किसी प्रकार का बल वस्तु पर नहीं है तो वस्तु पर दाब जो है वो P है, जो कि हमारा क्या है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन कोई बाह्य बल अपन F लगा रहे हैं तो उसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप होगा और माना कि वो डेल्टा P है।
फोर्स इस प्रकार का है कि वह जो ऑब्जेक्ट है उसके वॉल्यूम में कमी करता है, तो इसका मतलब यह कि दाब बढ़ा है, तो दाब बढ़ेगा, आयतन में कमी होगी। तो इन दोनों डेल्टा पी और डेल्टा वी में से एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि एफ बाई ए को मैं डेल्टा पी लिख दूँ, ये डेल्टा वी बाई वी एज इट इज। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे के बराबर होगा माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा पी दाब में हुआ परिवर्तन, जिसके कारण आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी। इन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा डेल्टा पी, और डेल्टा वी में से एक नेगेटिव होगा। दाब में वृद्धि की है, प्रेशर में इंक्रीज किया है, तो डेल्टा पी पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में आयतन में कमी होगी तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर के पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आपने दाब में कमी की है तो डेल्टा पी नेगेटिव होगा, दाब में कमी करने से आयतन में वृद्धि होगी तो डेल्टा वी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो डेल्टा पी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से के हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए या तो हम इस सूत्र का मिलें के बराबर एफ अपॉन ए ओवर माइनस डेल्टा वी बाई वी, या के बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आयतन में कमी हो या आयतन में वृद्धि हो। अब हम बात करते हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, शियर मॉड्यूलस। इसे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं या दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल एवं अपरूपण विकृति का अनुपात अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक शियर मॉड्यूलस कहलाता है। विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। हाँ, फॉर्मूला क्या रहेगा? ईटा इक्वल टू स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की बात कर लीजिएगा, स्ट्रेस है आपका एफ अपॉन ए। शियर स्ट्रेन हमने बात की थी जब पिछले लेक्चर में बात की थी, तो वहाँ पर हमने शियर स्ट्रेन को थीटा से रिप्रेजेंट किया था। एक फेस था हमारा क्यूब का, फोर्स लगाने से, टेंजेंशियल फोर्स लगाने से उसके फेस जो है वो टिल्ट हो गया था थीटा एंगल से, तो हमने लिखा था शियर स्ट्रेन जो है वो थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ईटा का फॉर्मूला रहेगा ईटा बराबर एफ अपॉन ए इंटू थीटा। एफ एक्सटर्नल फोर्स जो टेंजेंशियल फोर्स हमने लगाया था, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, और थीटा जो है हमारा वो शियर स्ट्रेन है। इस प्रकार से ईटा के लिए फॉर्मूला, शियर मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला रहेगा ईटा बराबर एफ अपॉन ए थीटा। अब हम बात करते हैं पॉइजन अनुपात की। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अनुप्रस्थ विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पॉइजन अनुपात कहलाता है। विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बीटा टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अल्फा इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर होगा बीटा बाई अल्फा। बीटा लेटरल स्ट्रेन अनुप्रस्थ विकृति है, अल्फा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अनुदैर्ध्य विकृति। लेकिन बीटा और अल्फा दोनों डायमेंशन लेस है, दोनों विमाहीन है, इसलिए सिग्मा भी विमाहीन होगा, मात्रकहीन होगा। जो पॉइजन रेशियो है यह डायमेंशन लेस होगा या यूनिट लेस होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसका विमीय सूत्र m0 L0 T0 होगा। पॉइजन अनुपात के दो सीमांत मान हैं, टू एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, लिमिटिंग वैल्यूज हैं, वो है -1 एंड 0.5। मीन्स पॉइजन अनुपात -1 और 0.5 के मध्य होगा। पॉइजन रेशियो विल लाइन बिटवीन टू वैल्यूज -1 एंड +0.5। तो इस प्रकार से पॉइजन रेशियो की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जो पॉइजन अनुपात है वह प्रत्यास्थता गुणांक नहीं है। प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। प्रत्यास्थता गुणांक, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है, जबकि पॉइजन अनुपात दो विकृतियों का अनुपात है। तो यहाँ पर यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि पॉइजन अनुपात जो है वो प्रत्यास्थता गुणांक नहीं है, प्रत्यास्थता गुणांक से अलग है। यद्यपि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे आप कि ये मात्रकहीन है और विमाहीन है। ये सिग्मा के लिए फॉर्मूला, लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बीटा बाई अल्फा। अब हम बात करते हैं पॉइजन अनुपात के लिए इनके मान जो हमें कैसे प्राप्त हुए।
ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए कि जो वाई, के और सिग्मा है, वाई यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, सिग्मा पॉइजन अनुपात, तो इनके बीच में जो संबंध है वह है y बराबर 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, y इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन रेशियो। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है दे ऑल आर पॉजिटिव। प्रत्यास्थता गुणांक सारे जो है हमारे वो सभी धनात्मक होंगे, अर्थात इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। यदि y और k ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, तो ये जो इक्वेशन आपके पास है उससे आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 2 सिग्मा का मान भी धनात्मक होगा। दिस 1 माइनस 2 सिग्मा फैक्टर विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू जो है वो देखिए यहाँ से y/3k होगी। 1 माइनस 2 सिग्मा विल बी इक्वल टू y/3k, y और k पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y/3k पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 सिग्मा भी पॉजिटिव हो जाएगा। 1 माइनस 2 सिग्मा पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 माइनस 2 सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और जब 1 माइनस 2 सिग्मा ग्रेटर देन 0 है तो 2 सिग्मा की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। तो ऐसे केस में सिग्मा की वैल्यू जो होगी दैट विल बी लेस देन 0.5, अर्थात सिग्मा का मान 0.5 से हमेशा कम होगा। सिग्मा कैन नॉट बी मोर देन 0.5। अब हम बात करते हैं सिग्मा के दूसरे सीमांत मान की। y, ईटा और सिग्मा के बीच में यह रिलेशन है, y इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज आल्सो नोन एज शियर मॉड्यूलस, एंड आई से पॉइजन रेशियो दैट इज y इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। अगेन जो भी हमारे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हैं y, k एंड ईटा ये पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर y और ईटा है तो ये दोनों पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और ईटा भी पॉजिटिव, तो y/2 ईटा पॉजिटिव हो जाएगा। y/2 ईटा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि y/2 ईटा का मान 1 प्लस सिग्मा के बराबर है, इसलिए 1 प्लस सिग्मा भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हम कहेंगे यदि y एंड ईटा पॉजिटिव है तो 1 प्लस सिग्मा पॉजिटिव होगा। 1 प्लस सिग्मा पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 प्लस सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और जब 1 प्लस सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो सिग्मा विल बी ग्रेटर देन -1, दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो सिग्मा का मान -1 से अधिक होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकेंगे कि सिग्मा जो है वह -1 से अधिक है और 0.5 से कम है। मीन्स सिग्मा विल लाई बिटवीन -1 एंड 0.5। दैट मीन्स सिग्मा का मान जो है वह -1 से ज़्यादा होगा लेकिन 0.5 से कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइजन अनुपात जो है वह -1 एंड 0.5 के मध्य रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पॉइजन अनुपात है उसकी दो लिमिटिंग वैल्यूज है, -1 एंड 0.5। तो सिग्मा विल लाई बिटवीन दीज टू वैल्यूज, -1 एंड 0.5। तो यहाँ पर हमने आज हुक के नियम में जो कांस्टेंट आ रहा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो हमारा समानुपातिक स्थिरांक है, उसे अपने परिभाषित किया है प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में। प्रत्यास्थता गुणांक अलग अलग प्रकार के हैं। पॉइजन अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक नहीं है। प्रत्यास्थता गुणांक जो अलग अलग प्रकार के हैं वो विकृति के अनुसार है। यदि वस्तु में उत्पन्न विकृति अनुदैर्ध्य विकृति हो तो प्रत्यास्थता गुणांक यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता। यदि वस्तु में उत्पन्न विकृति आयतन विकृति हो तो प्रत्यास्थता गुणांक जो था हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बल्क मॉड्यूलस, जिसको अपने कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया था। और यदि वस्तु में उत्पन्न विकृति अपरूपण विकृति हो, शियर स्ट्रेन हो, तो ऐसी स्थिति में जो कांस्टेंट है, जो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक है, वह शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अर्थात अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक कहलाता है। तो इस प्रकार से इन तीनों के बारे में अपन डिटेल में बात की, फिर पॉइजन अनुपात के बारे में बात की है, और फिर हमने बात की है कि पॉइजन अनुपात के दो सीमांत मान हैं, दो लिमिटिंग वैल्यूज है। तो इस प्रकार से आज हमने विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांक और पॉइजन अनुपात के बारे में डिटेल में बात की है। थैंक यू, धन्यवाद।